Hello friends, how are you? I am Satyanarayan. I am 2019 batch IPS officer and in UPSC Civil Service 2018 I scored 298 in sociology, and that is my motivation for you people to make these sociology videos, and I am hopeful that these videos are making your sociology preparation is easy, and I believe that these videos are helpful in your sociology optional preparation. So if you are finding these videos useful, if you think that these videos are quite quite helping in your preparation, then I request you to give some good ratings in the comment section so that these videos are getting more views and it reaches to the more number of people. जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, आई बिलीव दैट जो मेरा एक जो मोटिवेशन है, इट विल ग्रो more and more, and I will be sparing more time for you guys to explain these concepts of sociology. So in this video we are going to discuss Emile Durkheim's concept of division of labor. So in the previous videos we have discussed various concepts of Karl Marx and Emile Durkheim, and now let's start the discussion on division of labor. आप सिलेबस में देखेंगे तो डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, although I am not directly taking the questions in this video कि जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन इन द एंड. सो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो जो यूपीएससी इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछती है वो आपको समझ में आ जाएंगे. इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले यू ऑल नो दैट इमाइल डर्कीम वाज अ फंक्शनलिस्ट, एंड फंक्शनलिस्ट जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं उनका जो मेन कंसर्न रहता है कि सोसाइटी में जो किस तरीके से इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, या जो वेरियस इंडिविजुअल्स है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं कि ताकि सोसाइटी जो है ओवरऑल जो है वो हेल्दी एंड इफेक्टिवली फंक्शन करती रहे. तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो फंक्शन करते रहते हैं ताकि जो ऑर्गेनिक बॉडी है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन करती रहे. सिमिलरली जो है वो फंक्शनलिस्ट्स का जो मेन कंसर्न है वो यही है कि हाउ इंडिविजुअल्स कोऑपरेट विद अदर्स एंड सोसाइटी फंक्शंस. सो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कीम, he said that the division of labor, basically he studied the concept of division labor with respect to the solidarity among different individuals. So his basic assumption was that कि चाहे किसी भी टाइप की सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ सॉलिडेरिटी, यानी कि एक आपस में जो है वो अच्छे रिलेशंस हैं. If we say in simple terms, and if we say sociologically, then there is some form of solidarity which exists between different individuals, and इसी के perspective में जो है उन्होंने division of labor के concept को explain किया. And in this he was influenced by Rousseau's thinking. जो रूसो जो हैं आपके political thinker, उनकी thinking से ये influenced थे. He said that social solidarity is neither dependent on politics and nor economy. It's a social phenomena and it should be explained socially. So Durkheim held that solidarity can be expressed in two distinct ways which are mechanical and organic. So mechanical solidarity क्या होती है, organic solidarity क्या होती है, ये बेसिकली उसने जो है वो इंडस्ट्रियल और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया. सो पहले हम देखते हैं कि सिंपल सोसाइटी में जो किस तरह की सॉलिडारिटी एग्जिस्ट करती है, और जो सिंपल सोसाइटी में सिमिलैरिटी जो एग्जिस्ट करती है, दैट डर्कीम नेम्ड एज मैकेनिकल सॉलिडारिटी. सो आप जानते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी या जो सिंपलर सोसाइटीज़ थी उसमें बेसिकली जो मोस्टली जो लोग्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ एंड जो बिलीफ सिस्टम है वो लगभग सिमिलर होता है, और उनके काफ़ी हद तक जो है वो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो सिमिलर होती है, यानी देयर इज़ अ मोर यूनिफॉर्मिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड देयर इंडिविजुअल professional roles. So the division of labor is comparatively unspecialized. That means most of the people, they are engaged in same type of professions or same type of skill set. They possess same type of skill set. So there is very little social differentiation in pre-industrial society, and the social solidarity which is based on similarities between individuals is known as mechanical solidarity. So the uniformity binds the members of society in a close-knit communal life. तो आप जानते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती है, इवन आज भी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ जो रिलेटिवली आइसोलेटेड है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ से, दे आर स्टिल लिविंग इन ए क्लोज नेट कम्युनल लाइफ, एंड उनकी जो एक लाइफ जो है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक
वो उसमें जो है वो लगभग लोगों के बीच में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है, और वो जो लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो क्लास डिफरेंसेस भी नहीं है. सो डर्खीम रेफर्स टू यूनिटी बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस एज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. In such a society, the institution of religion is dominant, and individual's place in society is determined by kinship. So, if you see the traditional Indian society, which is more or less governed by religion, and the role of individual is not is lesser as compared to the role of the overall family or the kinship system. So you can say that in pre-industrial society or in simpler society, the form of solidarity which exists is mechanical solidarity, and there is a system of penal law which punishes crimes violently so as to reaffirm coercion in the beliefs and values. So this law is repressive in nature and severely punishes the offense. जो आप देखते हैं कुछ सोसाइटी अभी भी ऐसी हैं जिन सोसाइटीज़ में जो है वो जो लॉज हैं वो काफ़ी रिप्रेसिव है. फॉर एग्जांपल जो सऊदी की जो सोसाइटी है उसमें आप अगर छोटा सा भी क्राइम कमिट करते हैं सो देर आर वेरी रिग्रेसिव एंड वेरी रिप्रेसिव पनिशमेंट्स. एंड ये जो पनिशमेंट्स हैं वो इसलिए डिज़ाइन की गई है कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी का जो मॉरल फाइबर जो है या जो उनकी जो वैल्यूज़ है उसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो उसको डाइग्रेस ना कर सकें. यानी कि वहाँ पे इस तरह की सोसाइटीज़ में रादर देन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी जो ओवरऑल जो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. इसके कंपैरेटिवली जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब डर्खीम स्टडी कर रहे थे इन 1860s और 1870 उस टाइम पे जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ काफ़ी रैपिडली जो है वो ग्रो कर रही थी यूरोपियन सोसाइटी में. सो ही सो द चेंज फ्रॉम pre-industrial to industrial society, and he said that the solidarity which is based on not on uniformity but on differences is known as organic solidarity. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कार्ल मार्क्स के साथ. कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ बहुत मोनोटोनस है, उनकी जो वर्किंग नेचर है वो बहुत जो है वो रिग्रेसिव है, उनकी लिविंग कंडीशंस जो है वो बहुत पुअर है, और इस वजह से जो वर्किंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट होती है बाय द हेव क्लास और द कैपिटलिस्ट क्लास. एंड उनके बीच में जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज़ वेरी रिग्रेसिव इन नेचर. तो कार्ल मार्क्स की जो थिंकिंग ये थी कि ये जो क्लास कॉन्शियसनेस जो है यानी कि जो इंडिविजुअल्स के बीच में जो सॉलिडेरिटी है इसकी वजह से जो है वो रिवोल्यूशन आ जाएगा. और क्यों? बिकॉज द फीलिंग ऑफ रिप्रेशन और द फीलिंग ऑफ एक्सप्लोइटेशन इज प्रेजेंट इन द मासेस. दोज मासेस विल फाइनली रिवोल्ट एंड इट विल लीड टू अ कम्युनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइफ. बट इमाइल डर्खीम के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा. इमाइल डर्खीम ने एक एग्जांपल दिया कि जिस तरह से जो फिजिकल ऑर्गेनिज्म होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स जैसे जो लीवर, हार्ट, ब्रेन एट्सेट्रा जो हैं दे आर डिफरेंट, देयर रोल्स आर डिफरेंट, बट स्टिल देयर मेन ओवरऑल फंक्शन इज़ टू मेंटेन द ऑर्गेनिज्म. यानी कि जिस मकसद के साथ लीवर काम करता है उसी मकसद के साथ हार्ट काम करता है और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो ब्रेन काम करता है. सो दैट इज़ बेसिकली द philosophy of Emile Durkheim, and he said that because of the differences between different people, यानी कि जो लोग जो हैं वो अगर अलग अलग अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं बट स्टिल उनका जो ओवरऑल जो मकसद होगा वो ये होगा कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए और जो सोशल यूनिट है उसको मेंटेन रखा जाए. So in order to produce goods and services more efficiently, the members of industrial society specialize in particular roles. Because Emile Durkheim के हिसाब से जब सोसाइटी का वॉल्यूम और जो डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि जो वॉल्यूम मीन्स जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, डेंसिटी मीन्स जो पर एरिया जो पॉपुलेशन है, जब ये ग्रो करेगी तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो, उसके लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी. यानी कि देयर विल बी नीड ऑफ बार्बर्स इन द सोसाइटी, देयर विल बी नीड ऑफ कारपेंटर्स इन द सोसाइटी जो फर्नीचर बना सके, बार्बर्स जो अपने काम में परफेक्ट हों और सब लोगों के जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बाल काट सके, जो फिशरमैन है वो मछली का पालन कर सके. इस तरीके से जो है वो स्पेशलाइज्ड रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसमें एक आदमी जो है वो सब कुछ सारे रोल्स कर रहा है. बट मॉडर्न सोसाइटी में जो है वो वाली चीज़ जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी. सो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स कोऑपरेशन. जब एक आदमी जो है वो बाकी अपनी नीड्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल जो मिल्कमैन है, मिल्कमैन खुद मिल्क प्रोड्यूस करेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो उसके घर में रहेंगे, बट उससे सिर्फ जो है उसका काम नहीं चलने वाला है. उसको ग्रेन्स भी चाहिए, उसको अदर सर्विसेज भी चाहिए, उसको जो है वो मोटरसाइकिल भी चाहिए. तो ये सब चीज़ों के लिए जो है उसको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा. और जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं तो हम जो है वो दूसरों के साथ रादर देन एंटरिंग इन कॉन्फ्लिक्ट we tend to cooperate with others. So the members of society are dependent on each other's specialized skills, and this interdependence is the basis for organic solidarity. This is main thesis of Emile Durkheim's
सॉलिडेरिटी कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इमाइल डर्खीम के हिसाब से जो है वो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्किल्स तो है, और जो गुड्स ऑफ सर्विसेज, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है सोशल सॉलिडेरिटी बना के रखने के लिए। उसने कहा कि हालांकि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, बट जो सिर्फ जो हमारी जो ये इंटरडिपेंडेंस जो है यही काफ़ी नहीं है कि सोसाइटी के बीच में जो एक हार्मनी बनी रहे, सोसाइटी के बीच में जो सॉलिडेरिटी रहे। ही सेड द स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर्स इट रिक्वायर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि सोसाइटी में जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। अ सेट ऑफ मॉरल कोड्स विच रिस्ट्रेन द इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन। ही सेड दैट इंडिविजुअल की जो है वो टेंडेंसी होती है सेल्फ इंटरेस्ट की। इंडिविजुअल जो है वो चाहेगा कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल कर ले, बट ओवरऑल सब लोग जो है अगर इसी रेट रेस में लग जाएंगे कि सिर्फ अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स एंड इंडिविजुअल्स कंसर्न्स को जो है वही अगर देखें कि हम बाकी दूसरों की जो उनकी कंसर्न्स है उनके बारे में अगर हम बोदर नहीं होंगे, तो सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और सोसाइटी के बीच में जो है वो कोई फ्रेमवर्क नहीं बचेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ही सेड जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है इसको एक रिक्वायरमेंट रहेगी रूल्स एंड रेगुलेशंस की और मॉरल कोड्स की। So in his times, during his times, the development of civil contracts, basically जो civil contract जिसमें हम enter करते हैं दूसरे लोगों के साथ, he saw this as the beginning of moral regulation of exchange. So यहाँ हम देखते हैं कि इमाइल डर्खीम के हिसाब से जो अर्लियर सोसाइटीज़ जो थी जिसमें रिलीजन जो है वो मेन फैक्टर प्ले कर रहा था एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन के लिए, द रोल ऑफ रिलीजन इज़ नाउ डिक्रीजिंग एंड द रोल ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स और जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो है उनका रोल जो है वो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्खीम बढ़ रहा है फॉर द moral to maintain the moral fiber of the society. So he said that two parties enter into a legal agreement based on a contract for the exchange of goods and services. So he says that religion का रोल जो कम हो रहा है और legal agreements and legal frameworks जो इनका रोल जो है वो बढ़ रहा है. So contracts are governed by a general legal framework जिसमें जो सबका consensus होता है and it is grounded in shared beliefs अबाउट वॉट इज़ जस्ट रीजनेबल फेयर एंड लेजिटिमेट. यानी कि हम जो एक ओवरऑल मॉरल कोड पे पहुंचते हैं. अगर आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का एग्जांपल लेंगे किसी भी कंट्री में जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड फॉर लॉन्ग टाइम्स इन द पार्लियामेंट और उसके बाद में जो है वो कीपिंग इन जो डिफरेंट सोसाइटी की जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी सभी की जो नीड्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया. और आप जानते हैं कि लगभग 3 साल के आसपास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने में लगे. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब पूरा बन के तैयार हुआ इसमें जो सबकी फीलिंग्स थी कि भाई क्या चीज़ें जो है वो जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर एंड लेजिटिमेट होनी चाहिए, जो सबके ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स और जो ब्रॉडर कंसर्न्स है उनको फुलफिल कर सके. सो दोज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं, दोज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं सोसाइटी में एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर द सोसाइटी. सो ही सेड दैट फाइनली इट वॉज इनसफिशिएंट एज अ मॉरल फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटी. यानी कि जो सिर्फ आपके जो एक सोसाइटी में जो इंटरडिपेंडेंस है कि हमें काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ये काफ़ी नहीं है. हमें जो है वो लीगल फ्रेमवर्क्स में एंटर करना पड़ेगा और हमें जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के बजाय एक ओवरऑल पिक्चर को देखें. और अगर मान लीजिए कि 2 बिजनेसमैन हैं, 2 बिजनेसमैन आपस में तभी सक्सेसफुली बिजनेस कर पाएंगे. एक सप्लायर है और एक जो है वो उसको एक जो है वो ख़रीदने वाला है, एक बेचने वाला है. सो दोनों के बीच में अगर किसी न किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कितने टाइम में वो पेमेंट्स उसको करेगा, किस रेट में पेमेंट करेगा, तभी जो है वो सक्सेसफुली बिजनेस कर पाएंगे. अदरवाइज जो है वो देयर विल बी डिसहार्मनी एंड लिटिगेशंस अमंग दोज 2 इंडिविजुअल्स एंड फाइनली जो है वो बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. अब इमाइल डर्खीम ने ये तो कह दिया कि सोसाइटी में इंडिपेंडेंस है. इसने ये भी कह दिया कि जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि जो सोशल डिवीजन ऑफ जो लेबर है, उसकी वजह से सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस है और उस इंटरडिपेंडेंस के लिए जो है वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा. बट ही सेड कि जो प्रेजेंट जो सोसाइटी है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर और जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें एक टेम्प्रेरी फेज़ के लिए, टेम्प्रेरी टाइम्स के लिए इट कंटेन्स द थ्रेट्स टू द सोशल सॉलिडेरिटी. एंड he said that the specialized division of labor and rapid expansion of industrial society, it contains the seeds of anomy, or it can lead to a situation of anomy, which if literally translated then it means normlessness.
सो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अनोमी। इमाइल डर्खीम का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अनोमी, और इस पे जो है वो स्पेशली मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन है उसके साथ जो है वो कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो है वो जो रॉबर्ट के मर्टन जो है, नॉट रॉबर्ट के मर्टन का जो है वो जो डिविएंस थ्योरी जो है उसके साथ अनोमी का कंपैरिजन, ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डर्खीम का कंपैरिजन मार्क्स के साथ, या डर्खीम के कॉन्सेप्ट जो एनोमी है इसका कंपैरिजन के मर्टन के जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन है उसके साथ पूछा जाता है। तो ये जो है वो हम जब एनोमी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में तब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे। बट फिलहाल जो है वो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्खीम जब स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से एक सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस सोसाइटी में प्रिवेल करती है, जिसको जो है वो एनोमी कहते हैं टेक्निकली। सो ही सेड इट इज़ प्रेजेंट व्हेन सोशल कंट्रोल्स आर वीक एंड व्हेन द मॉरल ऑब्लिगेशंस व्हिच कंस्ट्रेन द इंडिविजुअल्स and regulate their behavior are not very strong to function the society effectively, but he saw this as a temporary phase, यानी कि अनोमी जो है वो एक कम ही टाइम के लिए होगी, और जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो हैं, वॉलंटरी प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये जो हैं वो अनोमी की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देंगे, और धीरे धीरे जो है वो ये जो वॉलंटरी प्रोफेशनल एसोसिएशंस जब ग्रो करेंगे तो जो है वो सोसाइटी में नॉर्म्स जो है, जो नई नॉर्म्स जो होंगी वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। सो प्रोफेशनल एसोसिएशंस का जो है वो क्या रोल है अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्खीम? ही सेड self interest which dominates business and commerce, it should be replaced by a code of ethics which emphasizes the needs of society as a whole. And ये कब होगा? when the occupational associations they are means to subject economic activities to moral regulation. इसने कहा कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको जो है वो आपको मॉरल रेगुलेशंस के साथ उनको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ प्योरली कमर्शियल बेसिस पे, कमर्शियल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सोसाइटी जो है वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगी। और इसके लिए जो डिफरेंट जो एसोसिएशंस आ रहे हैं, लाइक लॉयर्स एसोसिएशन है, अगर आप इंडिया में देखेंगे जो है वो एसोकेम है, एसोसिएशन ऑफ कंपनीज जो हैं, इस तरह के जितने भी एसोसिएशंस हैं, ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो है एसोकेम, ये सब चीज़ें जो है ये क्या करेगी कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उन सब के बीच में कंसेंसस बिल्ड करने का काम करेगी। ये इन सब लोगों के बीच में जो है वो एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की फीलिंग को इस्टेब्लिश करेगी। और जो इंडिविजुअल कंपनीज जो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए कंसर्न्ड है, ये उन चीज़ों को पीछे भूल के और जो ओवरऑल जो मार्केट है या ओवरऑल जो बिजनेस है वो किस तरह से ग्रो कर सके, ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर सके, ये उसके लिए जो है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश करेगी। देन ही सेड कि ये जो बॉडीज़ जो हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। ही सेड वेरियस इंडस्ट्रीज शुड बी गवर्नड बाय फ्रीली इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, यानी कि ये जो बॉडीज़ जो होंगी दे शुड बी फ्रीली इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। इसमें जो है वो हर साल दे साल जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए। इनके जो मेंबर्स एंड जो पदाधिकारी जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, या जो भी इनके जो पोजीशन होल्डर्स हैं, दे शुड बी इलेक्टेड एंड it should be basis on all occupations in the industry are represented, यानी कि they should see the overall larger good sum of the society, यानी कि जो ओवरऑल सोसाइटी का जो भला है ये इनको देखना होगा जो ये एसोसिएशंस है। सो these bodies would have the power to regulate whatever concerns the business, यानी कंसर्न को जो है बिजनेस को जो क्या क्या चीज़ें कंसर्न करती है। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स जो है उनके बीच में रिलेशंस किस तरह के होने चाहिए उनको ये डिसाइड करेगी। कंडीशंस ऑफ लेबर जो है वो डिसाइड करेगी। वेजेस एंड सैलरीज जो है उनको डिसाइड करेंगे। रिलेशंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स वन टू द अदर, यानी कि जो आपस में कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो ये सब कैसे काम करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर एंड जस्ट गिव यू अ थॉट जस्ट फॉर थिंकिंग कि अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न टाइम्स में ये सारे काम जो हैं वो रादर देन जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस है उसके बजाय जो है वो आपकी गवर्नमेंट कर रही हैं, अगर आप सोचेंगे तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे लेबर कोड है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के बीच का जो रिलेशंस है, उनकी वर्किंग कंडीशंस है, उनके वेजेज हैं, मिनिमम वेजेज कोड, और जो आप देखेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब जो है वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस नहीं कर रहे हैं, बट कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो कर रही है। तो यहाँ पे जो है वो इमाइल डर्खीम को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट का जो है वो इतना बड़ा रोल नहीं होगा, रादर देन जो प्रोफेशनल बॉडीज जो होगी उनका ज़्यादा रोल होगा किस तरह से वो इकोनॉमी को कंट्रोल करें। बट इफ़ वी सी इन द 21st सेंचुरी, ये रोल जो है वो मोस्टली जो है वो बॉडीज़ के पास कम है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उनके पास कम है, बट स्टेट के पास ज़्यादा हैं। सो दिस कैन बी आस्क्ड एज ए क्वेश्चन कि जो इमाइल डर्खीम का जो
वॉलंटरी एसोसिएशंस को जो कॉन्सेप्ट है कि उनकी रेलेवेंस जो होगी मॉडर्न टाइम्स में, क्या ये आज के टाइम पे कॉन्टेक्स्ट में कितना राइट है या कितना जो है वो सक्सेसफुल है इमाइल डरखीम का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो आपको लिखना पड़ सकता है कि जितना इमाइल डरखीम ने जैसे विजुअलाइज किया था उस तरीके की चीज़ें जो है वो आज की सोसाइटी में कम दिखाई देती है। So finally we can say that Emile Durkheim saw professional ethics as the key to a future moral order in industrial society, and because he was a functionalist, because his concern was to explain how the consensus is originated and built over a period of time in the society, he says that the civil contracts and the professional associations, they are a solution to the conditions of anomie. Now in very brief, I'll like to discuss the concept of division of labor by given by Emile Durkheim with that of the theory of Karl Marx। यानी कि जो हम फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को अगर कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो डिवीजन ऑफ लेबर है, दिस इज ट्रैपिंग द वर्कर्स इन देयर ऑक्यूपेशनल रोल्स एंड डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू एंटागोनिस्टिक क्लासेस। यानी कि आप जानते हैं कि मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी ग्रो की, जो कैपिटलिस्ट क्लास जो हैं और जो वर्किंग क्लास है उनके इंटरेस्ट के बीच में जो है वो डिससिमिलरिटीज़ हो गई, उनके जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से क्लैश करने लग गए। एंड जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है और उनके लिए जो है वो उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी जो लेबर की जो वेजेज हैं वो बहुत कम हैं और ये जो है वो इसको कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट करते हैं और इन्हीं के जो लेबर है उस लेबर के बेसिस पे ये जो अपना सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट इमाइल डरखीम के हिसाब से जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इन सोसाइटी रादर देन क्रिएटिंग डिविजन्स अमंग द सोसाइटी। अब जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था, अनोमी और एलिनेशन, अनोमी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही आती है बट इट इज़ अ टेम्पररी फिनोमिना। एलिनेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आता है सोसाइटी में एंड इसका जो सोल्यूशन जो है वो ड्रास्टिक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन जो है वो आपका जो मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन जो है वो होगा। सो सॉल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू इमाइल डरखीम अनोमी का सोल्यूशन जो है वो ग्रोथ ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, जबकि जो सॉल्यूशन ऑफ एलिनेशन है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दैट इज socialist or communist revolution which leads to establishment of communist society. So thank you so much guys for watching the video till the end, and I hope that the concept of division of labor is as given by Emile Durkheim is clear to you, and I have exposed you to the concept of anomie and alienation. एलिनेशन हम completely explain कर चुके हैं previous video में, so you can just watch that video of Karl Marx for concept of alienation, and in the next video we will discuss anomie and alienation and the concept of deviance which was propounded by R.K. Merton. So basically UPSC जो mostly जो question पूछती है उसमें ये question पूछती है कि जो anomie जो है वो according to Emile Durkheim जो है वो इसका जो solution है वो that lies within the structure of that lies within the सोशल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, बट अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन हम देखेंगे अगली वीडियो में कि जो अनोमी जो है उसका कारण जो है वो इट कैन लाई विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. So I'll tell you the question which was asked by UPSC and we will explain that in the next video. So thank you so much guys, have a nice day, thank you.